सुबह 10 से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम उज्जवल है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये कुंडली आई है। इनके सवाल, आईएएस बन सकता हूं क्या, ज्योतिषी बनने के योग कैसे हैं, दिमाग में बहुत सारे सवाल बनते हैं और कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है, आदि आदि। पर एक बात बताऊं तो ज्योतिषी पार्ट टाइम नौकरी नहीं होती है, पार्ट टाइम काम नहीं होता। आप या तो यही करिए या तो फिर नौकरी करिए। यह साधारण और सबसे मजबूत सवाल का उत्तर। और दूसरे नंबर पे, अगर आईएएस बनना है तो फिर कोई ऑप्शन के बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितनी देर आप किसी ऑप्शन को ढूंढेंगे उससे बेहतर है कि उतने देर में आप आईएएस की तैयारी करिए। अगर 1 घंटे का 5वां या दूसरा, तीसरा, 200वां, 12वां हिस्सा, 100वां हिस्सा भी आपने ऑप्शन के बारे में ढूंढा, इसका मतलब है कि आपने अपनी कुंडली में शनि के प्रभावों को मजबूत कर दिया और वो विलंब के कारण बनेंगे। फिर आपसे बोलेंगे कि तुमने 100% नहीं दिया है। इस वजह से जहां पे आप ऑप्शन ढूंढेंगे उससे बढ़िया है कि आप ऑप्शन को छोड़ करके अपने मूल बिंदु पे विचार करें। क्यों ऑप्शन के बारे में विचार करना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। इस कुंडली में युति बहुत अच्छी बनी है गुरु और बुध की। यह व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी और साम्राज्यवादी बना देते हैं। साम्राज्यवादी, साम्राज्य विस्तार हिटलर वाली बात नहीं है और वो सिकंदर वाली बात नहीं है। यहां साम्राज्य विस्तार मतलब व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होता है, विश्व को और समाज को देने वाला होता है। इसमें अपना वो प्रभाव विकसित करना चाहता है, लोगों के हृदय में, हृदय पटल पर अपने प्रभावों को विकसित करना चाहता है और उस पर वो इंगित होना चाहता है। चंद्रमा और केतु का ग्रहण बहुत जबरदस्त लगा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को परिणाम देर से मिलेंगे। राहु पंचम भाव में अकेले गुरु को देख रहे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं। मंगल मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के अधिपति शनि जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। वैसे ये भाव थोड़ा आलस्य दे रहा है। आपने पूछा है आलस्य भी बहुत है, वो शनि के कारण आलस्य आ रहा है। इस कुंडली में चंद्रमा पापक है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को नौकरी से ज्यादा व्यवसाय के योग में देख रहा हूं। चतुर्थ और छठवें भाव के अधिपति जो स्थिति बना करके बैठे हैं वो गुरु कहां बैठे, भाग्य भाव में। ये तो अच्छी बात होगी, व्यक्ति माता और पिता का आदर करता है। और छठवें भाव के अधिपति शनि शुक्र नीच के, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। सूर्य और बुध का परिवर्तन राजयोग, ये सबसे बड़ा योग बनेगा जिसके बल पे व्यक्ति प्रोफेसर और उच्च शिक्षा के योग में जा सकता है। आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा का योग बढ़िया है। आप आईएएस के अतिरिक्त अगर कुछ विचार रखते हो तो प्रोफेसर बनने के बारे में विचार कर सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, मंगल को देख रहे हैं और मंगल जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं जिसके अधिपति तृतीयेश लग्न को देख रहे हैं। दो स्थान का अधिपति सप्तम में बैठ करके आपको आलसी बनाता है और साथ ही साथ मेहनत करने के लिए मजबूर भी करता है। यहां चंद्रमा लाभ भाव में नीचाभिलाषी, ये थोड़ा चंद्रमा के प्रभावों को कमजोर करेगा। पर एकादशवें भाव के चंद्रमा संतुलन के साथ नहीं पर देर से दे देंगे। और यहां पे जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति नीच के बैठ गए और सूर्य हो गए नीचाभिलाषी। यहां पे सूर्य उच्च के हो गए। यहां पे चंद्रमा व्यक्ति को बहुत बढ़िया, बुध और मंगल, आप शिक्षक बनेंगे, क्या बोल दिया। और यहां पे गुरु, शुक्र और शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, ये जो स्थिति बन रही है वहां पे शुक्र की स्थिति रिसर्च और उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत बढ़िया है। गुरु के साथ शुक्र, गुरु ने मंगल को देखा और सूर्य स्वग्रही, गुरु ने चंद्रमा को देखा और गुरु ने बुध को देखा। आप टीचर बनो, इधर उधर दिमाग ना लगाइए। अपनी कोचिंग भी खोल सकते हैं। आईएएस की तैयारी करिए। अगर पढ़ाई ना हो तो कम से कम विकास दिव्यकृति जैसे शिक्षक ना बनना। हां, कम से कम विकास दिव्यकृति जैसे शिक्षक ना बनना। पता नहीं, पंकज त्रिपाठी जी के किसी एक रील में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि आजकल मैं उनको बड़ा सुनता हूं। अब आजकल के दार्शनिक विकास दिव्यकृति जैसे शिक्षक हो गए हैं। इस मूर्ख समाज को क्या कहूं। विकास दिव्यकृति अच्छे दार्शनिक नहीं हो सकते, अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जब भी कुछ बोला है कुछ उटपटांग ही बोला है और उनको रील बनाने से फुर्सत मिल जाए तब कुछ और पढ़ा दें। आईएएस में मैं तो इतना ही जानता हूं कि उनकी कोचिंग से ज्यादा अच्छे अच्छे कोचिंग जो है वो कौन है, एक है कोई और भी दिल्ली में ही है। अंग्रेजी मीडियम से तो सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कहां होते हैं। हाँ, और दूसरी बात कि आप शिक्षण कला से युक्त होकर के, बात उभर गई तो बात बना देता हूं कि धर्मशास्त्रों में बोलने का अधिकार शिक्षकों को नहीं है, शंकराचार्य को है।
भगवत पाद शंकराचार्य उस पे बोल सकते हैं, मठ के अधिपति बोल सकते हैं, धर्माचार्य बोल सकते हैं, आचार्य बोल सकते हैं, पूर्वाचार्य बोल सकते हैं, शिक्षक अपने विषय में बोल सकते हैं। शिक्षक अपने विषय में बोलें, क्योंकि अनभिज्ञ व्यक्ति जानकारी से युक्त नहीं है जो, अगर वो धर्म के पीछे, ग्रंथों के पीछे, शास्त्रों के पीछे अगर कुछ बोलेगा तो वो गलती ही उल्टी करेगा, जिसकी भरपाई पूरे उसके शिक्षक, उसके जितने भी क्षेत्र, उसके जो क्या बोलते हैं पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उसके कोचिंग संस्थानों में उस पर गलत असर पड़ता है। तो शिक्षक बनिएगा पर उनके जैसे न बनिए। मैंने एक बात देखी थी, कोई आउटलुक पत्रिका पे, कुछ किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसमें 4 लोगों की तस्वीर छपी थी और बताया गया था कि ये आज के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं। कितनी फूहड़ बात है, कितनी फूहड़ बात है। आजकल इंटरव्यू उसके लिए जाते हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं, महंगे घड़ी, महंगे फोन, मोबाइल, महंगे कार, पता नहीं क्या क्या। इतने नीच बुद्धि के हम लोग कब से हो गए? हमारे दृष्टिकोण में सफलता का पैमाना सिर्फ महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे बंगले हो गए। विचार करो, क्या ये आपको सुख दे सकते हैं कभी? विचार की बात है कि ये हमारे सफलता के पैमाने नहीं हो सकते। हमारा देश ऋषियों का देश रहा है, हम ऋषि की संतति हैं। हमारे अंदर त्यागने की भावना प्रबलता से, मजबूती से स्थिर होती है। और यहां पे आपको जिनके इंटरव्यू लिए जाते हैं वो सब अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, शिक्षक नहीं हो सकते। अगर इंटरव्यू लेना है तो आप विचार करिए, आपके ही समाज में बड़े अच्छे स्वामी श्री राघवाचार्य जी हैं, निग्रहाचार्य जी हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, स्वामी श्री राजेंद्र गुरुतुल्य राजेंद्र दास जी हैं। इन सबके नाम तो मैं ले भी नहीं सकता। भगवत पाद शंकराचार्य जी हैं, पूरी पीठाधीश्वर। इनके पास जो इंटरव्यू आप लोगों ने विचार नहीं करा, पर आप लोग इनको सुनते नहीं हैं। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर लेने से कोई अच्छा शिक्षक नहीं हो जाता। हां, जिसकी बातों से ओतप्रोत होकर के आप उसको लट्टू हो जाते हैं, उस पे उसको सत्य कहने की ताकत ही नहीं है। वो सत्य नहीं करता, वो सिर्फ आपको तोल मोल करके वही बात बताता है। वो सिर्फ वही बात बता सकता है जिससे आप उसके निकट आए, पर वस्तुतः वो आपको सत्य से कितने दूर ले जाकर के स्थापित कर देता है। नहीं, आप अपने मत को किसी के अधीन ना करो, किसी के अधीन ना करिए और ना होइए। आपकी अपनी स्वतंत्र मानसिकता और स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, पर उसका आरोपण आप किसी समाज को नहीं करा सकते कि यही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और धर्म शास्त्रों में कभी भी संशोधन नहीं होता। वो जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। रामायण, रामचरितमानस, श्री भागवत पुराण, ये जितने भी पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने भी स्मृतियों के जितने ग्रंथ स्वरूप जितने भी सब हैं, उनमें कोई संशोधन नहीं होता। वो संविधान नहीं है जिसको हर बार संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे किसी संशोधन की कोई बात नहीं होती। वो लिख दिया गया, मतलब पूरे रिसर्च के साथ लिखा गया है। आपके और हमारे ज्ञान की कमी हो सकती है, पर शिक्षक बनना तो ऐसे शिक्षक मुरारी बापू जैसे कथावाचक ना बन जाओ। ऐसे कथावाचक ना बनिए और ऐसे लोग ना बनो। आप अच्छे बन जाओ जहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप किसी के साथ पैरेलल खड़े ही नहीं है। आप बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल विशुद्ध हैं। ये बात है। तो आपकी कुंडली शिक्षकीय कुंडली है। अभी तो मुझे कोई आज ही कोई व्हाट्सएप पे यही दिखा रहा था कि ध्रुव राठी के ने लिखा कि स्पैम है एस्ट्रोलॉजी। तो वो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था कि ये बताने वाला ध्रुव राठी कौन होता है कि एस्ट्रोलॉजी स्पैम है या पता नहीं क्या कुछ ऐसा। मैंने कहा ये बताने वाला जिसने वेदों को नेत्र दिखाए, वेदस्य चक्षु किलदम स्मृतम ज्योतिषम, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जिसमें इतनी ताकत है कि वो वेदों को नेत्र की भांति नेत्र देता है, वो कि आंखें हैं ये देख लो। तो ये कहने वाले ध्रुव राठी कौन होते हैं? इन बेवकूफों की श्रेणी में हम लोग, हमारा ये जो है हम कैसे कब से खड़े होने लगे? नहीं, इनको अपनी राग अलापने दीजिए। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए।
इनके चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि आप देखिए पर अपनी बुद्धि जागृत रखिए। आप उसके निर्णयों से अपने निर्णयों का मेल ना करो। क्लियर है? आपकी कुंडली में लग्नेश भाग्य भाव में और भाग्य भाव में दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इसे लक्ष्मी संपन्न योग कहते हैं। एकादशवें भाव में नीचा विलासी चंद्रमा, ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कुरेदने वाला बना देते हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि सवाल दिमाग में बहुत सारे बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि यहां चंद्रमा और केतु का ग्रहण लगा है ना। इस वजह से कई बार व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे सवाल बनते हैं। और यहां पे उच्च के चंद्रमा हो गए, यहां नीचा विलासी थे, यहां पे उच्च के हो गए। ये बहुत अच्छी बात होती है व्यक्ति के करियर, और कई बार व्यक्ति का करियर उसके खुद से ही शुरू होते हैं। वो कभी किसी के पास नहीं जाता मांगने के लिए, वो स्वयं दाता बन जाता है समाज का। चाहे वो निर्णय का दाता हो, चाहे वो बुद्धि का दाता हो, चाहे वो धन का दाता हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, ऐसा। और वो जो कह दे समाज उसको मान लेता है और प्रतिष्ठित होता है। उसके लिए पद से ज्यादा प्रतिष्ठा मायने रखती है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहें, नहीं। धर्मशास्त्रों में बोलने का अधिकार सबको नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी कह देने का अर्थ होता है कि बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर है? ये बात बहुत समझदारी वाली है। यहां पे गुरु शुक्र के साथ दाम्पत्य बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर, और यहां पे बुध के साथ मंगल। इसका अर्थ होगा कि आपको यहां पे भी आपको कम्युनिकेटिव बनते देखा जा रहा है, और दाम्पत्य का क्षेत्र आपकी कुंडली में सुंदर है। वैसे मैं एक बात बता दूं तो सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और गुरु उच्च के होकर के अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और उसके ठीक आगे उच्च के सूर्य बैठे हैं और ठीक आगे उच्च के चंद्रमा। और यहां राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य को प्रभावित कर रही है। यहां पे राहु ने चंद्रमा को प्रभावित किया, तो यहां चंद्रमा ग्रहण में थे, यहां सूर्य ग्रहण में हो गए। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने मन और मस्तिष्क और अपनी आत्मा को, सूर्य आत्मा जगतस्तु चक्षु कहा जाता है ना, जगत के जो चक्षु हैं, सूर्य और चंद्र कौन है? हमारे दो नेत्र हैं, और उसमें नेत्र की ज्योति के रूप में कौन बैठा है? शुक्राचार्य। शुक्र जो है वो नेत्र की ज्योति। अगर शुक्र कभी मंगल के संपर्क में, शनि के संपर्क में आ जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं, तो नेत्र की ज्योति जातकों की कम हो जाती है। क्लियर है? तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली का जो 12वां और दूसरा भाव है, ये दोनों नेत्र होते हैं। 12वां भाव बायां नेत्र और दाहिना नेत्र दूसरा भाव। इस भाव के अधिपति शनि कहां बैठे? नेत्र बायां देख रहा है। 12वें भाव के अधिपति शुक्र किसके साथ, मंगल किसके साथ बैठे? जन्म कुंडली में तृतीय भाव में, और उस पे देखिए केतु की दृष्टि, गुरु और बुध की दृष्टि। मतलब व्यक्ति की कुंडली का व्यय और नेत्र दोनों स्पष्ट हैं और वो गंदे नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति भाग्य में बुध के साथ, दो केंद्र के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति गुरु और दशम के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ बैठ गए भाग्य भाव में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति माता और पिता दोनों की सेवा करेगा, साथ ही साथ समाज को पिता के तुल्य आदर देने वाला होता है। उसके लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा है कि नहीं है? आप समाज को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? ये बिल्कुल है। ये भाव क्यों पैदा होता है? ये इसलिए पैदा होता है, मदर टेरेसा जी की कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे भाग्य के अधिपति के साथ, ऐसा ही था कुछ, या भाग्य के कारक के साथ। तो यहां पे तो लग्नेश और भाग्येश अलग अलग है, पर वस्तुतः जो लग्नेश है वही भाग्य का कारक भी है, गुरु। तो लग्न के अधिपति और भाग्य के कारक दोनों एक ही हो जाते हैं, और भाग्य भाव में बुध बैठे जो दशम स्थान के अधिपति। ये युति बहुत अच्छी बनी है, जिसका प्रभाव जातक को बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, चारित्रिक रूप से मजबूत और कभी भी उसको चिंतित होने वाला नहीं बनाएगा। इस कुंडली में गुरु बड़े अच्छे होंगे, इस कुंडली में सूर्य बड़े अच्छे होंगे, इस कुंडली में बुध भी बड़े अच्छे होंगे, इस कुंडली में शनि व्यक्ति को आलसी बनाएंगे। तो आपकी कुंडली धनु लग्न की बनी, लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे, भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य में तो बैठ गए तो भाग्य को बलवान किया, और लग्न को देखा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति के मनन करने की स्थिति, व्यक्ति के जीवन का स्वभाव और उसके व्यक्ति का मतलब जो है वो टोटल, मतलब एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर लग्न के अधिपति ने लग्न को देख लिया, इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में मजबूत ही है, कमजोर नहीं है। हाँ, अब किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली इस मामले में मजबूत हो जाएगी कि व्यक्ति की कुंडली में विश्व प्रसिद्ध होने का योग लग गया।
पर एक कमजोरी यहां लगेगी, अगर चंद्रमा की कमजोरी जैसे कि यहां बन रही है, यहां जैसे सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे यहां सप्तमेश को गुरु ने देख करके अच्छा किया है, पर गुरु 12वें है। मैंने अभी कल ही के कार्यक्रम में बात कही है कि लग्न के उच्च के गुरु और 12वें के उच्च के गुरु में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? 12वें के उच्च के गुरु व्यय को असंतुलन में नहीं जाने देंगे, पर वस्तुतः वो उतने मजबूत नहीं होंगे जितने लग्न के उच्च के गुरु बलवान होंगे। जैसे लग्न के अधिपति अगर अष्टम में बैठ जाएं तो दोष तो लगेगा ना, क्योंकि ग्रह भाव से प्रभावित हो रहा है। पर अगर उच्च के गुरु अष्टम में बैठ जाएं तो उसे कुछ मामलों में संतुलन भी पैदा करते हुए देखा जाएगा, पर वस्तुतः वहां पे वो कुछ मामलों में कमजोरी भी देंगे, क्योंकि ग्रह भाव से सबसे पहले प्रभावित होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर जन्म कुंडली में, हालांकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी इस मामले में है कि छठवें भाव में कोई भी ग्रह नहीं, 8वें में कोई ग्रह नहीं और 12वें में कोई ग्रह नहीं, पर इसका एक दोष क्या होगा? अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें में। अब ये व्यक्ति को कई बार जीवन के आरंभ में कम पैसों पर जीवन को चलाने के लिए मजबूर करेंगे। छठवें भाव के अधिपति दशम में, लेकिन नीच के, इस वजह से कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता बनी रहेगी, और ये गारंटी की बात है, लिख के दे सकता हूं। और उसके बाद अगर 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, तो ये एक प्रकार से योग बनेगा राजयोग, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति पे गुरु और बुध की दृष्टि है, जो व्यक्ति को कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए मजबूर करेगी और कई बार उसको मेहनत करने के लिए बल देगी, क्योंकि यहां से मंगल बैठ करके छठवें भाव को देखेंगे और यहां पे व्यक्ति को साहसी और नेचर वाइज व्यक्ति को बुद्धिमान और समरसता का माहौल बनाने के साथ साथ व्यक्ति को यह पता रहेगा कि किसके साथ कौन से चाल की आवश्यकता है। मतलब कहने का है कि कौन सा तीर मारना है। एक बड़ी अच्छी बात है ये, इसमें मैंने पढ़ा था, ये है आशुतोष राणा जी की राम राज्य, एक पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे। उसमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे दिखी थी कि सुपर्णखा को जब एक सिंह ने अपनी हिंसा का शिकार कराने के लिए चला था, हिंसा उनको मार करके, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, तो भगवान राम ने उनपे, उस सिंह पे बेहोशी का बाण चलाया था। मारने का बाण नहीं चलाया था कि मर जाए सिंह, बेहोशी का बाण चलाया था। जैसे जिस शिला पे सुपर्णखा बैठी थी और राम जी के बारे में चिंतन कर रही थी काम वेग से, तो उनके ठीक पीछे एक सिंह आक्रमण करता है और तात्क्षणिक भगवान श्री रामचंद्र ने अपने तर्कस से बाण निकाला और बेहोशी का बाण चलाया था और वो सिंह वहीं मूर्छित हो गया था। तात्पर्य, अगर मारने का बाण चला दिया होता तो संपूर्ण रामायण वहीं पे ध्वस्त हो जाती, खत्म, क्योंकि शूर्पणखा ने ही तो संपूर्ण रामायण के चरित्र खोले थे और सारे उसके बनाए थे। पर वस्तुतः राम जी को यह बात पता थी कि मुझे कब कौन से बाण के चलाने की आवश्यकता है ना। क्योंकि दरअसल आप जब आपको यह पता नहीं है कि कौन से परिस्थिति में कौन से वाणी का प्रयोग करना है, कब किसको चुभने वाली बात कहनी है, कब किसको टटोलने की बात कहनी है, कब किसको अपने पक्ष में लाने की बात कहनी है, कब किसको कौन सा, है ना। वो आप सब समय एक ही जैसे वाण तो चलाते नहीं है वाणी की, तो उसमें और भगवान रामचंद्र जी को पता थी ये बात कि कब मुझे अभी कौन से वाण के चलाने की आवश्यकता है। तो दरअसल यहां पे ये जो गुरु और बुध हैं ये आपको ऐसे ही बना रहे हैं। गुरु और मंगल का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, वो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से बहुत ही ज्यादा बलशाली, और मंगल की दृष्टि यहां पे बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को चिंतन और मनन करने वाला, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से संजीदगी से समझने वाला बना देते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अभी शनि की दशा चल रही है 2032 तक। शनि कौन है आपकी कुंडली में? इस कुंडली के लिए वो सामान्य परिणाम देने वाले ग्रह हैं। मतलब क्या है, एक ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में अभी एक्टिव है जो संभवतया आपको आलसी बना रहा है और आपके कामों को रोक रहा है। कारण, क्योंकि शनि की दृष्टि किस भाव पे है? शनि की दृष्टि लग्न भाव पे है और लग्नेश पे भी है, तीसरी दृष्टि। और शनि की दृष्टि किस भाव के अधिपति पे है? शनि की दृष्टि दशम भाव के अधिपति पे। तो शनि इस कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देने वाले, तो जब शनि सामान्य परिणाम देने वाले प्लैनेट बनेंगे तो वो क्या करेंगे कि जहां जहां उनकी दृष्टि जाएगी वहां वहां वो मंद लाएंगे, क्योंकि अपना वो नेचर प्ले करेंगे। तो यहां पे उन्होंने दशम और लग्न के अधिपति को देखा है और लग्न को भी देखा है। ऐसी अवस्था में वो शिक्षकीय गुण देने के साथ साथ, व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग जागृत करने के साथ साथ, व्यक्ति को तकनीक की जानकारी देने के साथ साथ, उसको ऑटोमेटिक आजकल की विद्या समझ में आने के साथ साथ ज्योतिषीय ज्ञान देंगे, क्योंकि शनि स्वयं ज्योतिषी है। तो शनि का प्रभाव ये ऐसे उसके व्यक्तित्व पे आएगा और उसके चरित्र पे देखने को मिल जाएगा। पर वस्तुतः अष्टम भाव के अधिपति ग्रहण में, इस वजह से आप बहुत, अगर बात कहें तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा इलेबोरेट करिए
और भी ज्यादा अपने आप को टाइम दीजिए, जितनी जल्दी हो सके कोई भी निर्णय ना लीजिए, चिंतन करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध और मंगल और बुध और चंद्रमा अगर देखें तो बुध और मंगल का संबंध आपको बहुत सारी विद्याओं का जानकार बना देता है, जहां व्यक्ति बहुत सारी चीजों को जानने वाला होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सारी विद्याओं में सब चीज करने वाले ही बन जाए, किसी एक चीज में माहिर हो जाए। तो आपकी कुंडली में शिक्षक ही, हालांकि एक शिक्षक के पास बहुत सारे गुण होते हैं, पर वस्तुतः वो कभी भी समाज में भ्रांतियां फैलाने का काम ना करे। मैंने क्या बात कही, कभी भी शिक्षक बनना, विकास दिव्य कीर्ति बनाए होंगे, किए होंगे, कराए होंगे, मैं उस पर नहीं कह रहा। मुरारी बापू जैसे कथावाचक न बने, ध्रुव राठी जैसे सामाजिक चिंतन करने वाले लोग न बने, वो कुछ भी बोल देता है, ऐसा ना बने। कुछ भी करने और बोलने से पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपको जो सुन रहा है वो आपके बारे में और उस विषय के बारे में अपनी धारणा धो करके, आपकी धारणाओं से प्रभावित होकर के कम से कम अपना एक पाप न पाल ले। आप तो पाप और दोष से युक्त हैं ही कि कुछ भी कह रहे हैं किसी के बारे में, पर कम से कम जो सुन रहा है उसके बारे में गंदी विचार की स्थिति न पैदा हो, है कि नहीं बात। तो हमें कभी भी बोलने से पहले निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। सूर्य ठीक है, कर्म का सुख होगा और आप जो चाहेंगे, जहां आपको जाना है वहीं आप जाएंगे, आप में भटकाव नहीं है। क्लियर है। एक लाजवर्त धारण कर लेने की आवश्यकता अगर हो सके तो पहन लीजिए, अभी आवश्यकता है। वैसे अभी आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी दशा आ रही है 2023 के जनवरी से, यह दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद फिर आएगी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा, जो आपको थोड़ी बहुत परेशान करेगी। मंगल 25 से 26 तक में बहुत अच्छे योग लेकर के आएंगे और आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग भी जागृत करेंगे। वैसे आपकी कुंडली में अभी लाजवर्त पहन लेने की आवश्यकता, हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार, सूर्य को अर्घ्य इस कुंडली के लिए 5 तारीख, गुरुवार का दिन, रविवार का दिन और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शिव अमोघ शिव कवच का पाठ करने की आवश्यकता है। और काल भैरवाष्टक की आराधना, काल भैरव बाबा, काल भैरव जो हैं उनके उसके स्तोत्र जरूर पढ़ा करें। ये बात की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। पंचम भाव के राहु हैं, ठीक हैं, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये मेहनत करवाएंगे तभी आपको सफलता देंगे, इतनी आसानी से नहीं देंगे। लेकिन पंचम भाव में जो ग्रह की उच्च राशि बनी है सूर्य की, वो केंद्र में बैठा है नीचा फिलासी पर, और यहाँ पे उच्च के हो जा रहे हैं। कुछ हद तक ये कुंडली कुछ मामले में कमजोर भी बनी है। इस कुंडली में सूर्य को बल देने की आवश्यकता है और गणेश जी को बल देने की आवश्यकता है। आदित्याय नमः और ओम गंगणपदय नमः, अगर हो सके तो इन दोनों मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। क्लियर है। लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, अष्टमेश के साथ, और शनि के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना चाहिए। ये बात भी मैंने कही है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में नक्षत्र हस्त बहुत अच्छा रहेगा, विशाखा बहुत अच्छा है, कृतिका बहुत अच्छा है, आर्द्रा भी अच्छा रहेगा, रोहिणी अच्छा है, अनुराधा अच्छा है, मृगशिरा अच्छा है। ये कुछ नक्षत्र आपके लिए फॉर्म भरने के लिए, यात्रा करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अच्छे बनेंगे। आपको देख लेना चाहिए कि अभी तत्काल में कौन सा नक्षत्र बीत रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं बात बता दूं तो आपकी कुंडली का लग्न बलवान है, लग्न कमजोर नहीं है। 16 डिग्री का लग्न बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला और संपूर्णतया फल देने वाला बन रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से आपकी कुंडली में भवन वगैरह, देखो इस कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना बहुत अच्छा, धन के अधिपति का जन्म कुंडली में सप्तम में आना, अपना खुद का कारोबार भी आप स्थापित कर सकते हैं। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं, ये भी आपकी कुंडली में दरअसल थोड़े से मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और आपसे आपके पराक्रम के परिणामों को थोड़े दूर दे रहे। चतुर्थ भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, इसे बहुत अच्छा कहते हैं। इसे व्यक्ति समाज उपयोगी होता है और समाज में प्रतिष्ठापन्न होता है। पंचम भाव के अधिपति दशम में, इससे पिता का सुख और पिता का यश ये दोनों मिलता और प्राप्त होता है। छठवें भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से प्रतियोगिता में साहस की आवश्यकता है। आपको उसको कम करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लगातार मेंटेन करने के लिए देवी दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सातवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य में, दशम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, लग्नेश के साथ, इस वजह से व्यक्ति कई बार कई संबंधों में पड़ जाता है। तो बहुत सारे विपरीत लिंगों के प्रति आकृष्ट होने का कोई भाव नहीं होगा। जितना ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। शुक्र नीच का है, वीर्य की कमी ना हो, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। अष्टम भाव के अधिपति ग्रहण में है, कम पैसों पर नौकरी आरंभ में करनी पड़ती है, ये एक आम बात होगी।
9वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में परिवर्तन राजयोग, ये सबसे बड़ा योग बनेगा जो सूर्य और बुध के परिवर्तन के कारण होगा। इसे धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। एकादशवें भाव से पहले दशम स्थान बहुत अच्छा, एकादशवां भाव थोड़ा कमजोर, इस वजह से प्राप्त होने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ और देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन, ये आपको बहुत लाभ करेगा। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति उच्च के बहुत बढ़िया, और केंद्र में ही मंगल और बुध बहुत सुंदर। सप्तमेश पे गुरु की दृष्टि जो उच्च के बैठे हैं तो खराब नहीं है। आपकी कुंडली में आप मंगलिक वगैरह नहीं है, इस वजह से कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। विवाह अगर करना होगा तो उत्तर पूर्व दिशा में ढूंढिएगा। कन्या लग्न की और वृश्चिक लग्न की वृश्चिक नहीं तुला लग्न की जातिकाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त कन्या लग्न आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। श्रेष्ठ बनिए, मजबूत बनिए, दिमाग लगाइए और अंधभक्त ना बनिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।